बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं योजी ऊतक के तंतुओं के बारे में, यानी कि फाइब्रस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, तो हम आज पढ़ने वाले हैं फाइब्रस या फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे? हम कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए, यह है हमारे फाइब्रस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? योजी ऊतक के तंतु। क्या लिख सकते हैं हम इसे? यह है हमारे योजी ऊतक के तंतु। आई बात समझ में? चलिए, ठीक है। तो देखिए, फाइब्रस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी कि योजी ऊतक के तंतुओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये तंतु है, यह भी क्या है? तीन प्रकार से है। तीन प्रकार से हम इनको विभाजित कर सकते हैं। इनको तीन प्रकार इनके होते हैं। पहले हम बात करें तो इनको डिवाइड कर देते हैं पहले हम तीन भागों में। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके हम वन बाय वन इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, पहला हमारा होता है श्वेत तंतु, यानी कि कोलेजन फाइबर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? व्हाइट फाइबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या होगा? कोलेजन फाइबर, या इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे श्वेत तंतु। ठीक है, या हम इसे क्या बोल देंगे? व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइब्रस। ठीक है, श्वेत तंतु। दूसरा हमारा कौन सा होगा? दूसरा हमारा होगा येलो फाइबर। कौन सा है? येलो फाइबर, या इसे हम किस नाम से और जानते हैं? इसे हम बोलेंगे इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तीसरा और आखिरी जो होगा वो है हमारा रेटिक्यूलर। कौन सा होगा बच्चों? रेटिक्यूलर फाइबर्स। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जालिका तंतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो हमारा येलो फाइब्रस है या इलास्टिक फाइबर्स है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पीत तंतु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पीत तंतु के नाम से। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हो गए। श्वेत तंतु यानी कि कोलेजन फाइबर्स या व्हाइट फाइबर्स। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा येलो फाइबर्स या इलास्टिक फाइबर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीत तंतु बोलते हैं। तीसरा हो गया हमारा रेटिकुलर फाइबर्स यानी कि जालिका तंतु। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? कोलेजन फाइबर यानी कि श्वेत तंतु की। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोलेजन फाइबर्स की, या इसे हम क्या बोलते हैं? व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसकी पॉइंट की हम चर्चा करें तो ये क्या है? कोलेजन फाइबर या श्वेत तंतु है। ठीक है, श्वेत का मतलब क्या हो गया? श्वेत से हमारा मतलब है सफेद, यानी कि चमकीला और व्हाइट। ठीक है, तो ये कैसा लिखेंगे? इस तरह के जो तंतु होंगे वो कैसे होंगे? इस प्रकार के तंतु श्वेत तथा चमकीले होते हैं। किस तरह के हैं बच्चों? यह चमकीले होते हैं।
पहली चीज क्लियर हुई। चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। तो अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे भाई, श्वेत है, नाम से पता चल रहा है, व्हाइट फाइबरस है तो श्वेत होंगे तथा चमकीले होंगे। दूसरा, ये किससे मिलकर बने हैं, ये कोलेजन फाइबर हम इनको बोल रहे हैं, तो ये किससे मिलते हैं, ये बने हुए हैं हमारे कोलेजन प्रोटीन से। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, यह कोलेजन प्रोटीन, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह है हमारा कोलेजन प्रोटीन। ठीक है ना, यह कोलेजन प्रोटीन के ट्रोपोकोलेजन से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने हुए होते हैं, कोलेजन प्रोटीन के ट्रोपोकोलेजन। ठीक है, ट्रोपोकोलेजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर है तो कोलेजन प्रोटीन ही बना रहा है, और कोलेजन प्रोटीन में भी क्या, ट्रोपोकोलेजन से ये मिलकर बने होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की हम चर्चा करें तो देखिए, श्वेत है, चमकीले हैं, कोलेजन प्रोटीन उपस्थित है, ट्रोपोकोलेजन से मिलकर बना रहे हैं। ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये सबसे अधिक संख्या में उपस्थित होता है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या, यह कोलेजन प्रोटीन संख्या में अधिक उपस्थित होता है। आई बात समझ में, संख्या में अधिक उपस्थित है तो क्या है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। संख्या में अगर ये अधिक मात्रा में उपस्थित है तो ये क्या करेगा, जो हमारा संयोजी ऊतक है उसका ये शरीर का 1/3 भाग बनाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। कैसा, यह संयोजी ऊतक का 1/3 भाग बनाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यह शरीर का या शरीर के, हम लिखते हैं शरीर के संयोजी ऊतक का, संयोजी ऊतक का 1/3 भाग, 1/3 भाग बनाता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब जो शरीर का 1/3 भाग बना रहा है तो ये किस तरह का है, ये लहरदार है। ठीक है, कैसे है, इसमें यह लहरदार है, अप्रत्यास्थ है तथा दृढ़ होता है। ठीक है, किस तरह का होता है ये, यह लहरदार, किस तरह का है ये, लहरदार, अप्रत्यास्थ, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। ठीक है, लहरदार, अप्रत्यास्थ तथा दृढ़, दृढ़ होता है। आई बात समझ में, ठीक है। कैसा है ये, लहरदार है, अप्रत्यास्थ है और दृढ़ होता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों यहां तक हमने देख लिया। इसके अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो वो क्या होगा, इसका अगला पॉइंट होगा हमारा, यह जो तंतु हैं वो कैसे हैं, अशाखित होते हैं और सदैव कैसे होते हैं, समूह में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यह शाखित होते हैं
तथा यह सदैव समूह में ये अशाखित होते हैं। यहां आप इसको लिखिएगा, यह अशाखित होते हैं तथा सदैव समूह में उपस्थित होते हैं। यानी कि कैसे कह सकते हैं, ये बंडल्स के रूप में होते हैं। ठीक है, इसी कारण इन्हें फेशिया भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, फेशिया भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो क्या होगा भाई, ये अशाकित है, सदैव समूह में उपस्थित है। ठीक है, साथ ही साथ क्या, इनको उबालने पर यह जेलेटिन बनाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, जब इन्हें हम उबाल लेते हैं इस तरह के तंतुओं को, तो वो किस तरह से बन जाते हैं, वो जेलेटिन का रूप धारण कर लेते हैं, वो जेलेटिन में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के तंतुओं को उबालने पर, यानी कि हीट देना है, उबालना है, उबालने पर यह जिलेटिन में, किसमें, जिलेटिन में बदल जाते हैं। ठीक है, और इनका जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आमाशय में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, इनका पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। आई बात समझ में? क्या देखा हमने, कोलेजन फाइबर हैं जिन्हें हमने क्या कहा, व्हाइट फाइब्रस कहा। इस प्रकार के तंतु श्वेत तथा चमकीले होते हैं। ठीक है, साथ ही जो कोलेजन प्रोटीन्स के ट्रोपोकोलेजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये जो कोलेजन है यह प्रोटीन संख्या में अधिक उपस्थित होता है शरीर में। यह शरीर के संयोजी ऊतक का 1/3 भाग बना रहा है। ये लहरदार है, अप्रत्यास्थ, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, नहीं के बराबर या उपस्थित नहीं होती है। दृढ़ होते हैं, अशाकित होते हैं तथा साथ ही साथ यह सदैव समूह में यानी कि बंडल्स में उपस्थित होते हैं। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, फेशिया भी कहते हैं। इसके जो तंतु हैं उनको उबालने पर यह जिलेटिन के प्रकार में बदल जाते हैं या जिलेटिन की तरह दिखते हैं। इनका जो पाचन है वह आमाशय में पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब अगली हम किसकी चर्चा करेंगे, अगली हम चर्चा करेंगे बच्चों हमारे येलो फाइब्रस इलास्टिक फाइब्रस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए ये वाला पार्ट रहने देते हैं, आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट हमारा कौन सा लेने वाले हैं हम, नेक्स्ट जो हम लेंगे वो है हमारा सेकंड। तो इसे हम एक काम करते हैं, इसे हम ए पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, इसे हम बी पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, तो बी पॉइंट कौन सा है हमारा, बी है हमारा येलो फाइब्रस या इलास्टिक फाइब्रस। तो इसे हम क्या लिखेंगे,
येलो फाइब्रस या इलास्टिक फाइब्रस, ठीक है। या इसे हम किस नाम से जानते हैं? पीत तंतु के नाम से। आई बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले इसकी हम बात करें पहले पॉइंट की, तो वो क्या होगा? हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं पीत तंतु की, येलो फाइब्रस की बात कर रहे हैं। तो ये किससे मिलकर बने होंगे भाई? बताइए। इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, क्योंकि इलास्टिक फाइबर्स है। और रंग में कैसे हैं? यह पीले रंग के हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? यह तंतु पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? यह इलास्टिक है, इलास्टिक फाइबर्स है ना, उसी की बात कर रहे हैं। तो ये इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यह तंतु किससे मिलकर बने हैं? इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। आई बात समझ में? ठीक है। यहां पर जो हमारा कोलेजन फाइबर था, ये किससे मिलकर बना था? ये कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना था तथा ट्रोपोकोलेजन से मिलकर बना था, ठीक है। और यहां पे ये क्या है? यह जो तंतु है ये इलास्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो क्या है? देखिए, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इलास्टिन प्रोटीन की, ठीक है। यहां पे ये बना था किससे? ये हमारे कोलेजन प्रोटीन से। तो ये क्या है? ये भी हमारे शरीर का कुछ भाग बनाता है। यह तंतु भी ऊतक का कुछ भाग बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने क्या देखा था? देखिए, हमने देखा था कि यहां पे ये लहरदार अप्रत्यास्थ और दृढ़ था, लेकिन यहां पर जो ये तंतु है, ये ऊतक का कुछ भाग जो बना रहा है, ये कैसा है? प्रत्यास्थ है। कैसा है? प्रत्यास्थ, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी मजबूत है, उपस्थित है। क्यों? क्योंकि कैसा है? इलास्टिक फाइबर है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हमें जो भी पॉइंट है हमारे नाम से ही हमें निकल के आ रहे हैं, तो आपको याद करने में किस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इसमें क्या है? संपूर्ण इसमें प्रत्यास्था उपस्थित होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार के तंतुओं में, इस प्रकार के तंतुओं में प्रत्यास्था, प्रत्यास्था यानी कि क्या? इलास्टिसिटी उपस्थित होती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम चर्चा करें। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा हमारा? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि इनमें प्रत्यास्था तो उपस्थित है। जो हमने कोलेजन फाइबर पढ़े यानी कि व्हाइट फाइबरस, उसमें क्या था? ये बंडल के रूप में व्यवस्थित थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? यह एकल रूप में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? यह सदैव, हम लिख सकते हैं यहां पर, यह सदैव एकल रूप में व्यवस्थित होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो मैं, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं, ठीक है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करेंगे तो हमने क्या देखा? ये एकल रूप में व्यवस्थित है, तो एकल रूप में
व्यवस्थित होने के साथ साथ क्या है? अगला पॉइंट, ठीक है, ये एकल रूप में व्यवस्थित है, साथ ही इनको जब हम उबालते हैं तो इनको उबालने पर यह घुल जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? घुल जाते हैं। इनको उबालने पर यह घुल जाते हैं, ठीक है। जबकि व्हाइट फाइब्रस में क्या हो रहा था? वहां जिलेटिन बन रहा था, ठीक है। हमने पढ़ा था पॉइंट, देखिए हमने क्या पॉइंट देखा था? हमने देखा था कि इस प्रकार के तंतु को उबालने पर यह जिलेटिन में बदल जाते हैं तथा इनका जो पाचन है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? येलो फाइब्रस की, यानी कि इलास्टिक फाइब्रस की। तो इसमें उबालने पर क्या होता है? यह घुल जाते हैं तथा इनका जो पाचन होता है वह ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। इनका पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसके आखिरी भाग की, यानी कि जालिका तंतु अर्थात रेटिकुलर फाइबर्स के बारे में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहां तक हमने देख लिया। इसमें एक और पॉइंट की अगर हम चर्चा कर ले, इसमें हम एक पॉइंट ऐड ऑन कर देते हैं कि इसके अंदर जो येलो फाइब्रस टिश्यू है, सॉरी येलो फाइब्रस तंतु है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक तो चीज ये कि उबालने पर यह घुल नहीं, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, उबालने पर यह घुलते नहीं है, उबालने पर यह घुलते नहीं है तथा इनका पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम से होता है, यह हमने समझ लिया। यह तंतु शाखित होते हैं। किस तरह के होते हैं? यह तंतु शाखित होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा? जो हमारे व्हाइट फाइब्रस थे वो कैसे थे? अशाखित थे। लेकिन ये जो येलो फाइब्रस है यानी कि इलास्टिक फाइब्रस है, ये कैसे होते हैं? ये तंतु शाखित होते हैं तथा यह जाल भी बनाते हैं, यह जाल बनाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? एक चीज और, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें इसमें, तो इस तरह के जो तंतु हैं इनमें क्या होता है कि केमिकल के जो प्रेजेंस होती है, मतलब केमिकल के लिए ये प्रतिरोधक होते हैं, केमिकल रेसिस्टेंट होते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। इन पे केमिकल का कोई असर नहीं होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार के तंतु रसायन के प्रति, हम लिखते हैं कि इस प्रकार के तंतु रसायन के प्रति या रसायन के प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, मतलब इनका रसायन का इन पे किसी प्रकार का कोई इन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे मेन पॉइंट हो गई। अब हम हमारे अगले तंतु की बात करेंगे, जो हमारा आखिरी तंतु है वो है हमारा जालिका तंतु। ठीक है, उसके बारे में हम अब चर्चा कर लेते हैं। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा कंप्लीट, मैं इसको रब कर सकता हूं। ठीक है, चलिए अगली हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? हमारे सी पॉइंट की, यानी कि रेटिकुलर फाइबर। किसकी? रेटिकुलर फाइब्रस की बात कर रहे हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं?
जालिका तंतु। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो इसके अगर पॉइंट की हम चर्चा करें तो रेटिकुलर फाइबर यानी कि जालिका तंतु की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के तंतु किससे मिलकर बने हैं? यह बने हैं हमारे रेटिक्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के तंतु का लिखते हैं, यह तंतु किससे मिलकर बने हैं? रेटिक्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ठीक है, से मिलकर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसी वजह से इस प्रकार के जो प्रोटीन है इन्हें एरिथ्रोफिल प्रोटीन भी या एरिथ्रोफिल फाइबर्स कहते हैं। इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं? एरिथ्रोफिल फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, जब इन्हें एरिथ्रोफिल फाइबर्स भी कहते हैं तो जो इनका अभिरंजन होता है वह किसके द्वारा होता है? सिल्वर लवणों के द्वारा होता है। तो यह भी लिखते हैं हम, तो इसका अभिरंजन किसके द्वारा होता है? इसका अभिरंजन सिल्वर के लवण के द्वारा होता है। आई बात आपको समझ में? रेटिक्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, इसी कारण इन्हें एरिथ्रोफिल फाइबर्स भी कहते हैं, और जो इनका अभिरंजन हो रहा है वह सिल्वर लवणों के द्वारा हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। क्योंकि ये क्या है? जालिका तंतु है, यानी कि किस तरह के हैं ये? हम कह सकते हैं कि ये सघन है। ठीक है ना, और सघन ही जालिका का ये निर्माण करते हैं या सघन जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे? यह क्या है? हम लिख सकते हैं कि यह अत्यधिक शाखित है। किस तरह के हैं बच्चों? यह अत्यधिक शाखित है। अब जब ये अत्यधिक शाखित होंगे तो ये क्या होंगे? अत्यधिक सघन जाल बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? सघन जाल बनाएंगे। अत्यधिक शाखित है तथा यह सघन जाल बनाएंगे। आई बात समझ में? शाखित है, सघन जाल भी बना रहे हैं, लेकिन एक बात इनमें क्या होती है कि ये अत्यधिक कोमल होते हैं। ठीक है, अत्यधिक कोमल होने के साथ क्या है? यह किसी भी जो बाहरी आघात है उससे ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, यह इनका हम कह सकते हैं वीक पॉइंट कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट क्या होगा इसका? यह अत्यधिक कोमल होते हैं, यानी कि सॉफ्ट, अत्यधिक कोमल होते हैं, जो कि बाहरी आघात से टूट जाते हैं। कैसे हो रहे हैं? अत्यधिक कोमल है और बाहरी आघात से क्या हो रहे हैं? कोई बाहरी चोट लगने पर यह टूट जाते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा कर लें इसके अंदर। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रब कर सकता हूं, ठीक है। अगले पॉइंट की चर्चा कर लें तो इस प्रकार के तंतुओं में, इस प्रकार के तंतुओं में जो इलास्टिसिटी होती है, यानी कि प्रत्यास्थता होती है, वह पूर्णतया अनुपस्थित होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे? इस प्रकार के तंतुओं में जो इलास्टिसिटी होती है, यानी कि प्रत्यास्थता होती है, वह पूर्णतया अनुपस्थित होती है। तंतुओं में प्रत्यास्थता पूर्णतया अनुपस्थित होती है। आई बात समझ में? ठीक है, अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। इस प्रकार के जो तंतु होते हैं, ये कहां पर उपस्थित होते हैं? हमारे लसिका में। यह हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के तंतु लसिका में उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यानी कि उदाहरण की हम बात करें, तो उदाहरण क्या होगा? ये हमें कहां देखने को मिलते हैं? लसिका तंत्र में, यानी कि पहली तो ये हमें स्प्लीन में और एक लिम्फ नोड में। किसमें? लिम्फ नोड्स में, ETC एटसेट्रा, ठीक है, स्प्लीन में और लिम्फ नोड में देखने को मिलते हैं। तो हमने तीनों ही प्रकार के फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज चर्चा कर ली। पहला तो था हमारा कोलेजन फाइबर, यानी कि व्हाइट फाइबर्स के बारे में हमने चर्चा करी। उसके हमने सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनको हमने समझा। उसके बाद हमने चर्चा करी येलो फाइबर इलास्टिक फाइबर्स की, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? हम पीत तंतु के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। और तीसरा और जो आखिरी है हमारा, वो है हमारा रेटिकुलर प्रोटीन, ठीक है, यानी कि रेटिकुलर फाइब्रस, जो जालिका तंतु के नाम से जिसे हम जानते हैं, यह रेटिकुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइब्रस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के तीनों प्रकारों को समझ लिया। तो अगली क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।